पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज शो न्यूज डिकोड। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आपका खबरों के महाबुलेटिन न्यूज डिकोड में बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन में हम ले आते हैं बड़ी खबरों की खबर, क्योंकि हर अहम खबर के पीछे छिपी है एक असल खबर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज डिकोड। तो खबर राजधानी रायपुर से है, जहां आरएसएस के प्रमुख सर संघ चालक मोहन भागवत रायपुर पहुंचे हैं। भागवत रायपुर में होने वाले आरएसएस की बैठक में शामिल होंगे। इसी पर आधारित आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये तस्वीरें मोहन भागवत के राजधानी रायपुर दौरे की है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 12 सितंबर तक रायपुर में होने वाली बैठकों में शामिल होंगे। भागवत के दौरे पर अब सियासत शुरू हो गई है। सीएम भूपेश बघेल ने आरएसएस पदाधिकारी और बीजेपी नेताओं को कौशल्या मंदिर के दर्शन के लिए आमंत्रित किया है। मोहन भागवत जी आ रहे हैं, बीजेपी के नेता आ रहे हैं, आरएसएस के लोग आ रहे हैं, उनका स्वागत है। और उन्हें निमंत्रण भी देता हूँ कि 15 साल में तो लोग कौशल्या माता का मंदिर नहीं बना पाए थे, वो राम मोहन पर्यटन पथ नहीं बना पाए थे, तो वहाँ कौशल्या माता के दर्शन के लिए भी चले। वहीं सीएम के आमंत्रण पर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साव ने कुछ इस अंदाज में पलटवार किया। छत्तीसगढ़ी संस्कृति के बात करने का अधिकार भूपेश बघेल जी को तो बिल्कुल नहीं है। देश में अलग पहचान दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। खैर, विधानसभा चुनाव को अब बामुश्किल 1.5 साल का वक्त बचा है। यही वजह है कि दोनों ही पार्टियों को अब सूबे की संस्कृति खासा प्रभावित कर रही है। ऐसे में संस्कृति को सियासत से जोड़कर वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश तेज हो गई है। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रायपुर के दौरे पर हैं। इसका क्या महत्व है, चलिए इसे डिकोड कर लेते हैं। मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख हैं। आरएसएस शायद दुनिया का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन है, जो अपने अनुशासन, स्वयंसेवकों की संख्या और समर्पण की वजह से पहचाना जाता है। भागवत के आने से निश्चित तौर पर आरएसएस के स्वयंसेवकों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह होगा। आरएसएस अपने इस दौरे में अगले आने वाले चुनाव की नब्ज को टटोलने की कोशिश करेंगे। अगले साल चुनाव है, तो जाहिर सी बात है कि भागवत के रायपुर दौरे का राजनीतिक महत्व भी है। सीएम भूपेश बघेल ने भागवत के रायपुर दौरे के मद्देनजर उन्हें कौशल्या माता के दर्शन करने का निमंत्रण देकर सियासी सूझबूझ का परिचय भी दिया। कुल मिलाकर हिंदू वोटर्स के इर्द गिर्द अब छत्तीसगढ़ की राजनीति भी घूमती दिख सकती है। तो आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। इधर मोहन भागवत रायपुर आए हुए हैं, तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। उनकी अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की यात्रा होगी। इस यात्रा को लेकर बीजेपी कांग्रेस में जमकर बयानबाजी हो रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 7 सितंबर से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा का आगाज दक्षिण भारत के कन्याकुमारी से होगा। यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे। यात्रा के शुभारंभ के मौके पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत सभी राज्यों से कांग्रेस के नेता कन्याकुमारी पहुंचेंगे। यात्रा अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पूरे देश में बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है और इससे एमपी छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है। कांग्रेस का बीजेपी पर आरोप है कि वो समाज को बांट रही है और राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए देश को जोड़ने का अभियान चला रहे हैं। देश को तोड़ने नहीं देंगे, समाज को बिखरने नहीं देंगे, इसलिए राहुल गांधी भारत जोड़ो आंदोलन बहुत सक्सेसफुल होगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया है। जबलपुर से सांसद राकेश सिंह का कहना है कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, बल्कि कांग्रेस के अस्तित्व को बचाने वाली यात्रा है। राहुल गांधी जी की ये यात्रा भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस के अस्तित्व बचाने वाली यात्रा है।
कुल मिलाकर कहना यह है कि साल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल इवेंट है। अब ये इवेंट कितना कामयाब होता है, ये 2024 के चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। तो कल यानी 7 सितंबर से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आरंभ हो रहा है। क्यों कांग्रेस के लिए अहम है ये यात्रा, चलिए इसे भी डिकोड कर लेते हैं। 2014 में कांग्रेस केंद्र की सत्ता से बाहर हो गई थी। इसके बाद 2019 में बीजेपी दोबारा सत्ता में आ गई। बीते 8 साल में कांग्रेस ने अब तक कोई देशव्यापी राजनीतिक अभियान नहीं चलाया है जो देश को जोड़ सके। 8 साल में पहली बार राहुल गांधी पूरी तरह से समर्पित तरीके से किसी अभियान की अगुवाई कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद केंद्र सरकार और देश को यह संदेश देना है कि कांग्रेस की जमीन आज भी मजबूत है। इस यात्रा के बहाने कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी की छवि कांग्रेस के सर्वमान्य नेता की बने, क्योंकि कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठा चुके हैं। इसमें G23 के सदस्य हैं। इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस यह भी बताना चाहती है कि समूचे विपक्ष को एकजुट करने और रखने की क्षमता अगर किसी में है तो वो सिर्फ कांग्रेस में है। इस यात्रा को आप कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते हैं एक तरीके से। तो आप अपने दर्शकों को छत्तीसगढ़ लेकर चलेंगे। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने आज एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। लखमा ने यह दावा किया है कि साल 2023 में छत्तीसगढ़ को बीजेपी मुक्त कर दिया जाएगा। यह कवासी लखमा है जो कांग्रेस के प्रमुख आदिवासी नेताओं में से एक है। भूपेश बघेल की सरकार में कवासी लखमा बतौर आबकारी मंत्री अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कवासी लखमा अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं और आज यानी मंगलवार का दिन भी उनके बयानों के नाम रहा। आज कवासी लखमा ने दावा किया है कि 2023 के चुनाव में बीजेपी के पास जो 14 सीटें हैं उसे भी पूरी तरीके से गायब करेंगे। और इस समय 14 सीट है, हम पूरा कोशिश करेंगे गायब करना है। हम लोग का पहला लक्ष्य है छत्तीसगढ़ मुक्त भारतीय जनता पार्टी। तो छत्तीसगढ़ को बीजेपी मुक्त बनाने का दावा कवासी लखमा ने किया, लेकिन लखमा यही नहीं रुके। आज मोहन भागवत रायपुर पहुंचे हैं। कवासी लखमा का इस पर कहना है कि बीजेपी घबरा रही है, इसलिए छत्तीसगढ़ का भागवत दौरा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार खत्म हो गया, इसलिए मोहन भागवत सियान आदमी यहाँ बिचारा पिकनिक करने आया होगा। बहरहाल चुनाव में भले ही 1 साल का वक्त हो, लेकिन ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में दोनों ही पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी हैं। तो आपने मंत्री कवासी लखमा का बयान सुना, क्या मायने हैं इसके? मंत्री जी के बयान में कितना दम है, चलिए इसे भी डिकोड कर लेते हैं। पहली बात तो यह है कि राजनीति संभावनाओं का खेल होता है। कब कौन सत्ता से बाहर हो जाए, किसे कब सत्ता मिल जाए, यह कहा नहीं जा सकता। वैसे जो सत्ता में रहता है उसे लगता है कि उसकी स्थिति मजबूत है, हमेशा इसको यही लगता है। और बात भी सही है, उसकी जमीन मजबूत रही होगी तब तो सत्ता मिली होगी। लेकिन ऐसा कहना कि छत्तीसगढ़ को बीजेपी मुक्त छत्तीसगढ़ बना देंगे, ठीक वैसा ही बयान है जैसा बीजेपी कहती है कि भारत को कांग्रेस मुक्त बनाना है। वैसा हो नहीं पाया। कुल मिलाकर सत्ता में आने से तो किसी भी दल को रोका जा सकता है, लेकिन राजनीति से उसे बेदखल नहीं किया जा सकता है। रही बात बीजेपी के घबराने की, तो लखमा की इस बात को हम इस तरीके से लेते हैं कि वाकई शीर्ष नेतृत्व के प्रतिनिधि लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। इससे साबित होता है कि शीर्ष नेतृत्व वाकई छत्तीसगढ़ को लेकर गंभीर है, और होना भी चाहिए, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। तो राहुल गांधी की बात एक बार फिर से कर लेते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एमपी से भी गुजरेगी। इस दौरान राहुल गांधी नर्मदा नदी में स्नान करेंगे और महाकाल के दर्शन भी करेंगे। इस पर बयानबाजी क्यों हो रही है और इसके मायने क्या है, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से शुरू हो रही है। केरल में तैयारियां शुरू हो गई हैं। खबर है कि राहुल गांधी एमपी में महाकाल दर्शन करेंगे, नर्मदा शिप्रा में स्नान भी करेंगे और यात्रा के बीच में पड़ने वाले सिद्ध मठ मंदिर और संतों का आशीर्वाद भी लेंगे। लेकिन राहुल गांधी का हार्ड हिंदुत्व वाली रणनीति बीजेपी को रास नहीं आ रही। नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी को चुनावी और इच्छाधारी हिंदू बताया है। चुनावी हिंदू है वो, इच्छाधारी हिंदू है। जैसे ही चुनाव आता है वो ये सब करने लगते हैं। राहुल गांधी जी की ये यात्रा भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, कांग्रेस के अस्तित्व बचाने वाली यात्रा है। मालवा निमाड़ की 16 विधानसभा सीटों से गुजरते हुए राहुल गांधी सीधे तौर पर 7 लोकसभाओं को प्रभावित करेंगे। साथ ही प्रदेश के 5 बड़े प्रांतों की पदयात्रा भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आकर मिल जाएगी। मध्य प्रदेश के लिए भी बहुत गर्व की बात है कि लगभग 5 जिलों में मध्य प्रदेश में भी राहुल जी की यात्रा प्रवेश करेगी। इस यात्रा के शुरू होने से पहले ही हिंदुत्व का एजेंडा सुर्खियों में आ गया है। तो हमेशा की तरह एक बार फिर से कांग्रेस के निशाने पर अगर कोई है तो राहुल गांधी है। उनकी भारत जोड़ो यात्रा है और यात्रा के धार्मिक स्थलों का दौरा है। आखिर क्यों? चलिए इसे भी डीकोड कर लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अब तक हिंदुत्व के नाम पर विशुद्ध रूप से अगर कोई राजनीति करती आई है तो वो कौन है? आप जानते हैं, बीजेपी। हालांकि कांग्रेस पर भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करने के आरोप लगते रहे हैं। 2014 के बाद से कांग्रेस की रीति नीति में बदलाव देखने को मिला है। राहुल गांधी के जनेऊ संस्कार की तस्वीरें कांग्रेस ने औपचारिक तौर पर जारी की। राहुल गांधी चुनाव प्रचार के दौरान मंदिर में मत्था टेकते नजर आते हैं और यह भी तय है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल कई मंदिरों के दर्शन करते नजर आएंगे। असल में बीजेपी ने कांग्रेस की एंटी हिंदू की छवि बनाने की बहुत कोशिश की है। इस छवि को तोड़ने के लिए ही राहुल गांधी सारी कवायद कर रहे हैं। और अब मध्य प्रदेश में और क्या हो रहा है इसके अतिरिक्त वो भी आपको बता दें। एमपी में लव जिहाद का मामला सामने आया है। कानून तो बहुत कठोर है लेकिन मामले सामने आते रहते हैं। मामला सामने आने के बाद प्रदेश में सनसनी फैल गई है। मामला एमपी के खंडवा की है। इसी पर आधारित एक आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। हाथ में एयर गन लिए टेलीविजन पर आप जिस शख्स की तस्वीर देख रहे हैं वो है जावाज उर्फ मोनू मंसूरी, जिसने खंडवा में रहने वाली नर्सिंग की एक छात्रा के साथ न सिर्फ छेड़छाड़ की बल्कि एसिड फेंकने की धमकी दी और धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव भी बनाया। मुसलमान लड़का है मोनू मंसूरी, ये मुझे आशापुर से खंडवा रोज डेली फॉलो करता है, परेशान करता है, बोलता है कि तुम इससे शादी कर ले और मुस्लिम धर्म अपना ले और मुझे जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। ये बात जैसे ही खंडवा के हिंदूवादी संगठनों को पता लगी वो छात्रा को लेकर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई। जावाज उर्फ मोनू मंसूरी उस युवती के साथ छेड़छाड़ करता था और धर्म बदलकर शादी करने का दबाव बनाता था। इस संबंध में हमने कल थाना कोतवाली में मामला पंजीबद्ध किया था। उसे आज व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया है, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत सख्ती के साथ इस तरह की घटनाओं से सरकार को निपटना चाहिए कि ना मुख्यमंत्री का नियंत्रण IAS IPS पे है, ना गृह मंत्री का कोई नियंत्रण उसके गृह विभाग में। मैं दावे से कहता हूँ। बता दें कि मध्य प्रदेश के कुछ इलाके आज भी ऐसे हैं जहां इस कानून का खौफ शायद कम है, जिसके कारण खंडवा जैसे मामले सामने आते हैं। और अब बात करते हैं दक्षिण राज्यों की, जहां बाढ़ से हालात बहुत बेकाबू है, खराब है। बाढ़ आने से वहां के लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। ये तस्वीरें देश के सबसे विकसित दक्षिण राज्यों की है जो अभी भारी बारिश की चपेट में है। पहली तस्वीर कर्नाटक के बेंगलुरु की है, जहां कई इलाकों में पानी भर गया है और सड़कों पर नाव चलाने की नौबत आ गई है। सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बेंगलुरु में पहली बार ऐसी स्थिति बनी है जब IT वर्कर्स ट्रैक्टर पर दफ्तर जा रहे हैं। दक्षिण राज्यों के कई शहरों में लगातार बारिश के चलते बिजली और पानी की सप्लाई ठप हो गई है। 2 दिन से ट्रैफिक जाम की समस्या भी बढ़ गई है। बात करें केरल की तो वहां भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है, जिससे लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित हो रही है।
मौसम विभाग के मुताबिक कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 8 और 9 सितंबर को भारी बारिश, तूफान और बिजली गिरने की संभावना है। एक शहर के विकास करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं ताकि वहां रहने वाले लोगों का जीवन अव्यवस्थाओं से प्रभावित ना हो। करोड़ों अरबों खर्च करने के बाद भी बड़े शहरों में क्यों बाढ़ आती है? चलिए इसे आज डिकोड कर लेते हैं। शहरों में बाढ़ आने का कारण सीवेज और नहर तटीय बाढ़ है। यहां के सीवेज नदी की बाढ़ या भारी बारिश के कारण आए पानी के तेज बहाव को संभाल नहीं पाते। ज्यादातर मामलों में शहरी बाढ़ का कारण शहरों में जल निकासी की खराब व्यवस्था और निचले इलाकों जैसे झील के किनारे पर अतिक्रमण है। साथ ही नदी या नहर के माध्यम से पानी निकल नहीं पाता और जमीन में पानी अवशोषित करने की क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण बाढ़ की स्थिति पैदा होती है और शहरों में पानी भरने लगता है। और अब अपनी प्रमुख स्टोरी पर आते हैं। खबर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से जुड़ी हुई है। ये वही सीएम है जो मास्क लगाकर कुछ खा पी सकते हैं। आप भी ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। आसपास खड़े समर्थक काली जैकेट, गले में माला, मुंह में मास्क और चरणामृत का पान। तस्वीर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की है, जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो एक मंदिर का है। भगवान के दर्शन के बाद मंदिर के पुजारी अशोक गहलोत को तांबे के पात्र से चरणामृत देते हैं। गहलोत भी पूरे श्रद्धा भाव से चरणामृत को दोनों हाथों से लेते हैं और हाथों को मुंह की तरफ ले भी जाते हैं। इस तरह भगवान का चरणामृत अशोक गहलोत ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि बिना मास्क उतारे या सरकाए अशोक गहलोत ने चरणामृत कैसे पी लिया? सियासी हलकों में अशोक गहलोत को लोग सियासी जादूगर कहते हैं और बिना मास्क उतारे चरणामृत पीने की इस कला को भी लोग सोशल मीडिया में गहलोत के जादू से जोड़कर देख रहे हैं। जितना वीडियो में नजर आ रहा है उससे सिर्फ 2 बातें साफ होती हैं। पहली ये कि गहलोत ने चरणामृत लेने का सिर्फ स्वांग किया। दूसरी, अगर लिया तो बिना मास्क पहने उसे पी भी लिया। तो ये उनका अद्भुत कौशल है जिसे जनहित में उन्हें आम लोगों तक पहुंचाना चाहिए ताकि आम लोग भी इस तरीके को अपनाकर खुद को कोरोना से बचाकर रख सके। भाई जो तकनीकी उनके पास है वो लोगों को बताना भी तो चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। शराबबंदी को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा इन दिनों प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में मोर्चा खोले हुए है। भाजपा महिला मोर्चा 5 सितंबर से प्रदेश के सभी 405 मंडलों में रैली निकालकर शराब भट्टी और दुकान के सामने प्रदर्शन कर रही है। नारेबाजी करती ये महिलाएं बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताएं। आज रायपुर के बूढ़ापारा मंडल में भी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने शराबबंदी की मांग को लेकर नारेबाजी की। प्रदेश के मंडलों में कल ही महिला मोर्चा इसी तरह रैली निकालकर शराब दुकानों के सामने प्रदर्शन करेगी। इन प्रदर्शनों से तय है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी को एक बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में बहुत सारे वादे किए थे। उसमें से एक वादा था कि पूर्ण शराबबंदी छत्तीसगढ़ में करेंगे, पर वो अपना एक भी वादा पूरा नहीं किए। और अगर भूपेश सरकार अपने वादा को नहीं निभाएगी तो ये महिला मोर्चा उग्र आंदोलन करेगी। आपको ये बता दें कि भाजपा महिला मोर्चा 5 सितंबर से प्रदेश के सभी 405 मंडलों में रैली निकालकर शराब भट्टी और दुकान के सामने प्रदर्शन कर रही है। इसके तहत कल रायपुर में जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में महिला कार्यकर्ता रैली निकालकर तेली बांधा देशी शराब भट्टी के अंदर घुसी और नारेबाजी की। वहीं तेली बांधा अंग्रेजी शराब दुकान का शटर गिराया। रायपुर के उरला इलाके में शराब दुकान के सामने प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। तो सवाल उठता है कि क्यों बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश में शराबबंदी का मुद्दा उठा रही है। चलिए इसे भी डिकोड कर लेते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में शराब की सबसे ज्यादा खपत वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। शराब एक सामाजिक बुराई है। शराब का बुरा असर सिर्फ पीने वाले व्यक्ति पर ही नहीं पड़ता, बल्कि शराब का असर पूरे परिवार पर पड़ता है। छत्तीसगढ़ में महिला मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है, बल्कि महिला मतदाता निर्णायक भूमिका निभाती हैं। ऐसे में शराबबंदी का मुद्दा सीधे महिलाओं से जुड़ा हुआ है।
बीजेपी के लिए शराबबंदी का मुद्दा महिला वोटर्स को आकर्षित करने का माध्यम बन सकता है। दूसरी बात यह है कि अधिकांश आपराधिक वारदातें शराब के नशे में अंजाम दी जाती हैं। घरेलू हिंसा की घटनाओं के पीछे भी शराब पीने की लत ही होती है। ऐसे में बीजेपी के लिए शराबबंदी का मुद्दा संजीवनी साबित हो सकता है। वही सवाल यह भी है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं वहां बीजेपी क्यों नहीं शराबबंदी कर रही है। इसकी बड़ी वजह है शराब से मिलने वाला राजस्व या सरकार को होने वाली कमाई। बहरहाल देखना होगा कि शराबबंदी का मुद्दा बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाता है। तो आज न्यूज डिकोड में फिलहाल के लिए इतना ही। धार से एक दर्शक है सचिन मिश्रा, प्रतियोगी छात्र हैं। वो लिखते हैं कि न्यूज डिकोड सिर्फ खबरें नहीं दिखाता है बल्कि उन्हें जानकारी देता है, उन्हें अपडेट करता है। तो हमारी कोशिश ये रहती है और हमारी टैगलाइन यही है कि खबरों की खबर लेना। कल फिर मिलेंगे रात 8:55 पर। तब तक मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।